स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इकोविज। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अवेटेड रिवीजन सीरीज, जिसमें 7, 8, 9, 10 जो 4 दिन है, इसमें वी विल बी रिवाइजिंग द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड पार्ट जो भी हमने किए हैं, चाहे वो 12th क्लास के हों या 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हों। सो इन दैट उसी में हम आगे चलते हुए या स्टार्ट करते हुए वी आर स्टार्टिंग अ फर्स्ट रिवीजन सीरीज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। सो आज हम पूरा मॉनेटरी पॉलिसी और उसका इंपॉर्टेंट टूल्स, इंप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे, और उससे फिर वी विल ट्राई और बेस्ट कि समझ सकें और फिर से रिकॉल कर सकें उन कंसेप्ट्स को जो हमने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है, राइट। तो हमने बहुत अच्छे से उसको किया हुआ है कंसेप्ट्स को। कई लोगों के प्री बोर्ड्स भी हैं, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन अटेंडिंग दैट एग्जामिनेशन। तो we will start from monetary policy. But before that, you can ace your school with an Academy Plus. Use the code AT01, get the flat 10% off, and you can really help your studies to boost up. I'm Avnish Tripathi, और इकोनॉमिक्स एजुकेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी आपके प्री बोर्ड या बोर्ड से रिलेटेड, आई एम देयर फॉर यू फॉर द इकोनॉमिक्स. You have Bucks Bounty offer. If you find anything inappropriate, incorrect in the channel, incorrect in the video, you can be the first one to recognize it, claim it, and you can claim your prizes, right? Report it and you can claim your prizes also, right? इकोबिज आपका अपना टेलीग्राम चैनल लॉन्च हो चुका है, तो जिन लोगों ने भी अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप अपने स्टडीज को और आसान बना सकें और जो भी अपडेट्स हैं हमारे रेगुलर, वो अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ सब्सक्रिप्शन फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है। यू गेट अ चांस टू लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सभी कोर्सेज का, जितनी बार आप चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स जो हैं उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। यू विल गेट अ ग्रेट चांस टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, और बार बार आप उनके वीडियोस को, उनके क्लासेस को रिवाइज कर सकते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो डोंट फॉरगेट टू subscribe, take the subscription of Unacademy Plus so that you can really enjoy your studies. रेगुलर डाउट सॉल्विंग और डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। पूरे सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज होगा। मेंटरशिप और गाइडेंस आपको मिलेगी। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर आपको Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन पे मिलेंगे। You can avail all this thing from 3 months to 24 months. आप 2500 रुपीज पर मंथ से लेके 1042 रुपीज पर मंथ तक में इसको अवेल कर सकते हैं। You have option of 18, 15, 12, 9 months also. And use the code AT01. You will get additional 10% discount. ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा कुछ और चीजें आपको मिलेंगी, मतलब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सारे फीचर आप अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस आपको मिलेगी, राइट। देयर विल बी वन गाइड, वन मेंटर हु विल ऑलवेज असिस्ट यू, हेल्प यू, गाइड यू इन योर स्टडीज। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आप उसको जाकर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस अपने स्क्रीनशॉट में दे सकते हैं, या राइट करके बता के, या लाइव जुड़ के दे सकते हैं, और यू विल गेट योर आंसर। वीकली रिपोर्ट कार्ड आपको दिया जाएगा। पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होगा, सो दैट द पेरेंट्स कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स एंड दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट टू डू एंड हाउ यू कैन बूस्ट योर स्टडीज। स्टडी प्लानर विल बी देयर। जो भी स्टडी आपको प्लान करनी है, टाइम टेबल आपका, कौन सा सब्जेक्ट कैसे डील करना है, कैसे आपको एग्जाम में अप्रोच रखना है, ये सारी चीजें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको दी जाएंगी, अलॉन्ग विद द प्लस सब्सक्रिप्शन सभी सब्जेक्ट्स के लिए। और ये सारे फीचर्स आप 4000 रुपीज पर मंथ में भी अवेल कर सकते हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर 24 मंथ्स, यू कैन अवेल फॉर 2000 रुपीज पर मंथ, देन 18 मंथ, 15, 12 एंड 9 मंथ्स। ये सारे ऑफर आपके लिए अवेलेबल हैं। यूज द कोड AT01 एंड यू विल गेट द फ्लैट 10% डिस्काउंट। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी। तो आज हम जो रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं, उस रिवीजन सीरीज में हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वो आपके लिए लेकर आए हैं मॉनेटरी पॉलिसी, विच इज मौद्रिक नीति। अब देखिए, हमने इसको बहुत डिटेल में किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने भी मॉनेटरी पॉलिसी या मनी एंड बैंकिंग वाला पार्ट नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि आप उसको भी जाके ठीक से रिवाइज कर लीजिए। बट बिफोर दैट वी विल रिवाइज, हम जल्दी से एक शॉर्ट रिवीजन में पूरी मॉनेटरी पॉलिसी और उसके वर्किंग सिचुएशन को देख लेंगे कि वो कैसे काम करता है, राइट। तो क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? सो मॉनेटरी पॉलिसी इज द बाई मंथली पॉलिसी। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने कई बार मेंटी में पूछा हुआ है। इट इज अ बाई मंथली पॉलिसी मेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी। ठीक है? 2-4 इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी है। एक, ये मॉनेटरी पॉलिसी बना कौन रहा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू बी मोर प्रिसाइज, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। मॉनेटरी
पॉलिसी कमिटी, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो होती है, जिसके हेड होते हैं गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर आरबीआई, ठीक है। इट इज अ 6 मेंबर बॉडी, और वो क्या करती है, एक बाई मंथली, यानी हर 2 महीने पे, बाई मंथली यानी एवरी 2 मंथ्स, बाई मंथली यानी कितने देर में आएगी, एवरी 2 मंथ्स, हर 2 महीने में, ठीक है। हर 2 महीने में ये पॉलिसी बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। क्यों बनाई जाती है, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी, यानी जो मनी की सप्लाई है, हमने मनी वाले चैप्टर में किया हुआ है, व्हाट आर द मेथड्स टू मेजर द मनी सप्लाई, उसमें M1 M2 M3 M4 हमने कर लिया है कि कैसे कैसे हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। तो उससे ये पता लगता है कि एग्जैक्टली इकोनॉमी में कितना सप्लाई अभी मनी का है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अब उस मनी सप्लाई को ना बहुत ज्यादा बढ़ने देना है, ना घटने देना है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए जो हर 2 महीने पे आरबीआई पॉलिसी बनाती है, दैट पॉलिसी इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अब देखिए, इसके ये पूरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये पूरा जो मौद्रिक नीति है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल करती है आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिन टूल्स के थ्रू ये पॉलिसी लागू हो पाती है। देखिए, पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अगर हम केवल ऑब्जेक्टिव की बात करें, इफ वी ओनली टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव, इफ यू ओनली टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव, तो क्या होगा, टू कंट्रोल या बैलेंस द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को बैलेंस में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। क्यों, टू अवॉइड द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ध्यान से देखिए, यानी महंगाई और मंदी के जो एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं वो इकोनॉमी में ना आ पाए, इसको अवॉइड करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, बैलेंस में बना के रखना, यही मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है। अब थोड़ा सा आप ये सोच सकते हैं कि भाई मनी सप्लाई अगर कंट्रोल नहीं की जाएगी तो दिक्कत क्या होगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं की गई और इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। इस केस में क्या होगा, जब डिमांड ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से अगर डिमांड ज्यादा होगा तो महंगाई होगी। यानी पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई 10 खरीदता था, वो 20 खरीदना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसको प्राइस तो अपने आप ऊपर चली जाएगी, तो फिर धीरे धीरे महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन यानी बहुत महंगाई आ जाएगी। और मान लीजिए अगर मनी सप्लाई बहुत कम है और कोई कोई कुछ डिमांड नहीं कर रहा है, कोई कुछ खरीद नहीं रहा है, तो इकोनॉमी में क्या होगा, मंदी आ जाएगी। तो ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन ना आ सके, इसलिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है एक तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का, वो ये होता है, या मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का वो ये होता है कि किसी तरीके से जो है मनी सप्लाई को बैलेंस में रखा जाए, नहीं तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कोई एक कंडीशन अराइज हो सकती है। आ रही बात समझ में। अब बात ये आती है इंपॉर्टेंट कि अच्छा ठीक है, मनी मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, इसको बनाती है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो एक 6 मेंबर बॉडी है। 6 लोगों की एक बॉडी होती है, कमेटी होती है आरबीआई द्वारा। मतलब इसमें आरबीआई के मेंबर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। मैंने डिटेल में करा रखा है इसको, आप मनी एंड बैंकिंग वाले वीडियोस में जाके जरूर करिएगा। इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं आरबीआई गवर्नर, जो इस समय है मिस्टर शक्तिकांत दास, ठीक है, हेड होते हैं। और ये हर 2 महीने की पॉलिसी होती है, 2 मंथ, हर 2 महीने पे 2 मंथ पॉलिसी, बाद में उसको रिव्यू किया जाता है। अब ये सारी चीजें तो हमने देख ली। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर वो पॉलिसी में किया क्या जाता है, कैसे इस पॉलिसी को लागू किया जाता है, क्या ऐसा किया जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी वो कहलाती है और उससे मनी सप्लाई कंट्रोल में रहती है। तो इसको हम देखते हैं। तो आरबीआई क्या करती है, बेसिकली आरबीआई क्या करती है, 2 इंपॉर्टेंट टूल्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट टूल्स, वन इज क्वांटिटेटिव, अनदर इज क्वालिटेटिव, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं, मैंने बताया रखा है आपको, मात्रात्मक, और इसको हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक, ठीक है जी। अब ये जो 2 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं,
इन टूल्स की ही हेल्प से, इन टूल्स की बदौलत आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को बैलेंस पे रखती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है? इसका मतलब ऐसे टूल्स जिनसे आरबीआई कुछ क्वांटिटीज, कुछ नंबर्स में चेंज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। और बेसिकली ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। भाई आरबीआई का कंट्रोल किसके ऊपर है? बैंक्स के ऊपर है। अच्छा देखिए, इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी देश में दो लोग उठाते हैं। एक तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करती है, दूसरा गवर्नमेंट करती है। तो जो गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखने के लिए काम करती है उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। वो हमारा अगला रिवीजन सीरीज है। और जो आरबीआई करती है वो क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी बैंकों के थ्रू करती है। तो उसका जो क्वांटिटेटिव टूल होता है वो कुछ ऐसा होता है कि बैंक्स के इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होते रहे और वो उस हिसाब से फिर उस मनी सप्लाई को डील कर लेती है। मेनली ये होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंटरेस्ट रेट के अलावा भी होते हैं, लेकिन नंबर्स में, क्वांटिटी में चेंज करती है वो, ध्यान रखिएगा। तो वो क्वांटिटेटिव टूल्स हो जाते हैं। और कुछ होता है जो क्वांटिटी में चेंज ना करके कुछ ऐसे काम करती है जिससे इनडायरेक्टली क्या होता है, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के काम आता है, वो क्वालिटेटिव टूल्स हो जाता है। उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए पहले क्वांटिटेटिव टूल्स देखते हैं कि व्हाट आर द क्वांटिटेटिव टूल्स। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, लीगल रिजर्व रेशियो। इसमें दो हिस्से आते हैं, सीआरआर करा रखा है मैंने, एसएलआर। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, क्या है समझेंगे अभी। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में कराई हुई हैं। आप जिसको समझ नहीं आया आप उस वीडियोस को भी जाके जरूर देखेंगे। मनी एंड बैंकिंग का जो है आपके प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, बट आई एम रिवाइजिंग हियर। दूसरा क्या हो जाता है? बैंक रेट। क्या है एक बार और देखेंगे। तीसरा क्या हो जाता है? रेपो रेट। ये देखिए सारे रेट हैं, क्वांटिटी से रिलेटेड है। चौथा क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। पांचवा क्या हो जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, और कुछ तो नहीं छूट रहा? लगभग ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये जो अगर इस सीआरआर एसएलआर को मिलाएंगे तो ये टोटल 7 हो जाएंगे। अदरवाइज सीआरआर एसएलआर को लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं, एलआरआर शॉर्ट में। तो ये एलआरआर के अंदर ये दोनों चीजें आ जाती हैं। अब एक एक जो ये कंडीशन है, एक एक जो ये टूल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इन सब की क्वांटिटी में कुछ ना कुछ चेंज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अब बारी बारी से देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या हैं और कैसे इनकी क्वांटिटीज में चेंज करके ये किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सीआरआर को, यानी कैश रिजर्व रेशियो। अब सीआरआर क्या होता है? सीआरआर क्या होता है? परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट। मैंने इसलिए स्लाइड्स नहीं ज्यादा बनाए, आपके साथ मैं लिख रहा हूं ताकि आपको रिवीजन हो सके। परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच बैंक नीड्स टू कीप विथ आरबीआई। ध्यान से समझिए। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अगर टोटल डिपॉजिट 100 रुपए का बैंकों के पास आया और उस 100 रुपए में से अगर आरबीआई ये बोलती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये सारे रेट डिसाइड होते हैं, आरबीआई ये बोलती है कि सीआरआर का रेट 4% रहेगा। लेट सपोज एग्जांपल कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में ये बोला कि सीआरआर का रेट 4% रहेगा। इसका मतलब ये है कि 100 रुपए में से अगर 100 रुपए का टोटल डिपॉजिट आया तो उसमें से 4 रुपीज, 4%, 4 रुपीज आरबीआई के पास बैंकों को डिपॉजिट करना होगा। क्या करना होगा? आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होगा। और बाकी का 96 रुपीज जो होगा वो बैंकों को क्या करना पड़ेगा? इसका वो लोन दे सकते हैं, दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इट एज अ लोन। तो 4 रुपए आरबीआई को डिपॉजिट करना पड़ेगा, 96 रुपए वो डिपॉजिट कर सकते हैं लोन के फॉर्म में। ये सीआरआर हो गया। ठीक है, अब अब इसका मॉनेटरी पॉलिसी का कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, ध्यान से समझिए। अब अगर मान लीजिए कि मनी सप्लाई ज्यादा है, इफ देयर इज हाई मनी सप्लाई, इस केस में
आरबीआई इस 4% को 6% कर देगी, यानी अब लोगों के पास ये 94 रुपीज ही बचेगा बैंकों के पास बांटने के लिए, बाकी 6 रुपए कहां चला जाएगा, बाकी 6 रुपए सीआरआर के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो सीआरआर का रेट बढ़ा दिया जाएगा ताकि कम से कम पैसा मार्केट में पहुंचे। और अगर मनी सप्लाई कम है मान लीजिए, तो सीआरआर का रेट 4% से 2% कर दिया जाएगा। ठीक है, आप 2% बैंक आरबीआई के पास रखेंगी, बाकी 98 रुपीज की छूट रहेगी कि आप लोन के तौर पर बांट सकते हैं, राइट। सो अगर इसकी केस स्टडी देख लें, तो इन केस ऑफ हाई मनी सप्लाई, सीआरआर विल बी, कैश रिजर्व रेशियो का जो रेट है, रेट ऑफ सीआरआर विल इंक्रीज। दूसरा, इन केस ऑफ लो मनी सप्लाई, रेट ऑफ सीआरआर विल डिक्रीज। ठीक है, तो हाई मनी सप्लाई होगी तो सीआरआर का रेट बढ़ जाएगा, लो मनी सप्लाई होगी तो सीआरआर का रेट घट जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ये सीआरआर हमने देख लिया। अब एसएलआर क्या होता है? एसएलआर को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट। वहां क्या था, सीआरआर में आरबीआई के पास ले जाके बैंकों को रखना पड़ता था, यहां खुद के पास रखना है। परसेंट ऑफ टोटल डिपॉजिट बैंक्स नीड टू कीप विद देमसेल्फ। ठीक है, यानी टोटल परसेंट का ऐसा डिपॉजिट जो बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, इन फॉर्म ऑफ, वो कैश भी हो सकता है, वो गोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो कैश में या गोल्ड में या लिक्विड, या जो एकदम जिसको कह सकते हैं कि जो लिक्विडिटेट हो सके, ऐसी सिक्योरिटीज भी जिससे तुरंत पैसा मिल सके, इस फॉर्म में अगर बैंक अपने पास पैसा रखती है, जो कि रखना पड़ता है, मॉनेटरी पॉलिसी में ये बताया जाता है कि आप, ठीक है, सीआरआर में 4% मेरे पास रख दिया, अब कुछ पैसा अपने पास भी आप रखिए। उस जो टोटल परसेंटेज का जो पैसा उनको अपने पास रखना पड़ता है, जिसको लोन नहीं बांट सकते, उसको एसएलआर बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वो अगर 20% हो गया रेट, तो 100 रुपए में 4% जो है सीआरआर के पास चला गया, बाकी जो पैसा बचा उसमें से 20 रुपया उनको अपने पास सेव करके रखना पड़ गया कमर्शियल बैंक्स को। तो अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, इन केस ऑफ हाई मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा, एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा, एसएलआर रेट विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, और अगर लोअर मनी सप्लाई है, इन केस ऑफ लो मनी सप्लाई, एसएलआर विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा इकोनॉमी में पैसा है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, तो उसको रोकने के लिए पैसा इकोनॉमी में कम जाना चाहिए, लोन कम बंटना चाहिए, तो एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा, बैंक अपने पास ज्यादा रखेंगे। और अगर मनी सप्लाई कम है तो मार्केट में पैसा ज्यादा जाना चाहिए, तो एसएलआर को घटा दिया जाएगा। ठीक, ये इसका अंतर होता है। अब चलते हैं रेपो रेट और बैंक रेट एक साथ देखते हैं। बैंक रेट, रेपो रेट। अब देखिए, ऐसे देख लेते हैं इसको, बैंक रेट, रेपो रेट। अब देखिए, ये दोनों ऐसे रेट होते हैं जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। ध्यान से समझिए, अगर कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए आरबीआई से, तो जिस रेट पर उनको लोन मिलता है उसको बोलते हैं बैंक रेट और रेपो रेट। लेकिन अंतर यह है, बैंक रेट में लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। अब दोनों की कंडीशन यही है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल के तौर पे जब इनको यूज करते हैं तो वो एक ही साथ होता है। केस 1, इफ मनी सप्लाई इज हाई, मतलब अगर इन्फ्लेशन है, अगर मान लीजिए मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, मनी सप्लाई को कम करना है तो आरबीआई विल इंक्रीज
बैंक रेट एंड रेपो रेट दोनों। आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट और रेपो रेट को दोनों को क्या करेगी, बढ़ा देगी। क्योंकि अगर वो रेट को बढ़ाएगी तो अब बैंकों को महंगा लोन मिलेगा आरबीआई से, और जब महंगा लोन आरबीआई से मिलेगा, इस कंडीशन में क्या होगा, वो आगे लोन देना कम कर देंगे और मनी सप्लाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। और अगर मान लीजिए केस 2, अगर लो मनी सप्लाई है तो फिर क्या होगा इस केस में, इस केस में आरबीआई विल डिक्रीज बैंक रेट एंड रेपो रेट। आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट और रेपो रेट को घटा देगी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, एक आता है ओपन रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच, ठीक से आप रिवाइज कर लीजिए इन चीजों को, मैंने बार बार करा दिया है, आई एम जस्ट क्विक रिवीजन करा रहा हूं। रेट एट विच, द रेट विच, ऐसे कर सकते हैं, रेट विच सेंट्रल बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं, रेट विच सेंट्रल बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे कह सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स टू कमर्शियल बैंक्स ऑन डिपॉजिटिंग देयर सरप्लस फंड। यानी मान लीजिए अगर कमर्शियल बैंक्स कभी अपना पैसा ले जाकर आरबीआई के पास जमा करती हैं, कोई सरप्लस अगर फंड होता है, उस पे आरबीआई जो इंटरेस्ट देती है कमर्शियल बैंक्स को, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ध्यान रखिए, रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे कर्जा देती है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पर खुद आरबीआई कर्जा लेती है, एक तरह से कह सकते हैं, या अगर कमर्शियल बैंक अपना पैसा वहां जमा करते हैं तो उसका इंटरेस्ट मिलता है। तो अब केस 1 देख लीजिए, अगर मान लीजिए हाई मनी सप्लाई है, मान लीजिए बहुत हाई मनी सप्लाई है, मार्केट में बहुत पैसा जा रहा है, तो आरबीआई कोशिश करेगी वो पैसा मेरे पास आ जाए, मार्केट में ना जाए, तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी। रिवर्स रेपो विल बी इंक्रीज्ड। क्यों, क्योंकि वो बोलेगी कि ऐसा है कि आप पैसा मार्केट में मत दीजिए, मेरे पास लाकर जमा करिए, और मैं क्या करूंगा, मेरे पास लाके जमा करिए, मैं उसको फिर आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, मैं कम इंटरेस्ट नहीं दूंगा, आपको ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा। तो अब उसमें क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स फिर ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां जमा करने लगेंगी, आरबीआई के पास, लोगों के पास पैसा कम जाएगा। और अगर लो मनी सप्लाई है, अगर लो मनी सप्लाई है तो क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट विल बी रिड्यूस्ड। अगर मान लीजिए मार्केट में पैसा नहीं है तो कमर्शियल आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को कम कर देगी, रिवर्स रेपो रेट कम कर देगी, बोलेगी मैं आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दूंगी, आप मार्केट में जाकर पैसा बांटिए। तो ये रिवर्स रेपो रेट का कहानी था। नाउ अनदर इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं खुले बाजार की नीति। खुले बाजार की नीति, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिक ये होता है कि आरबीआई सेल एंड परचेज बॉन्ड। आरबीआई क्या करती है, बॉन्ड्स को सेल और परचेज करती है। तो इन केस ऑफ हाई मनी सप्लाई, जब मार्केट में बहुत मनी सप्लाई हाई है तो क्या होगा, आरबीआई ये सोचेगी कि पैसा आरबीआई के पास आ जाए, तो आरबीआई क्या करेगी, सेल करेगी, आरबीआई विल सेल बॉन्ड, आरबीआई सेल बॉन्ड। आरबीआई जो बॉन्ड में क्या होता है कि मैं कुछ दिन बाद आप इतना पैसा दीजिए, कुछ दिन बाद आपको इतना वापस मिलेगा, तो आरबीआई क्या करेगी, बॉन्ड को बेचेगी, तो पैसा सब लोग क्या करेंगे, खरीद के आरबीआई को दे देंगे, मतलब कि बॉन्ड आरबीआई से लोग खरीदेंगे, पैसा आरबीआई के पास पहुंच जाएगा, तो लोग डिमांड करना कम करेंगे क्योंकि पैसा तो आरबीआई के पास चला गया। और अगर लो मनी सप्लाई होगी, इन केस ऑफ लो मनी सप्लाई या डिफ्लेशन, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई विल स्टार्ट परचेजिंग बॉन्ड। आरबीआई बॉन्ड को परचेज करना शुरू कर देगी। आरबीआई बोलेगी ठीक है, मैं बेचूंगी नहीं, मैं बॉन्ड को खरीदूंगी ताकि आप लोगों को पैसा मिल सके, मैं आपका बॉन्ड ले लूंगी, आपको पैसा दे दूंगी। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। समझ नहीं आएगा तो बार बार रिवाइज करिएगा। अब कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी हैं, देयर आर सम क्वालिटेटिव टूल्स।
ये क्वालिटेटिव टूल्स क्या है, ये इनका नंबर्स से कोई बहुत मतलब नहीं होता है, दे आर नॉट डीलिंग इन नंबर्स, लेकिन ये क्या करती हैं, ये बेसिकली कुछ जैसे पहला मोरल सुएशन, इसको कहते हैं एक तरह से नैतिक समझबूझ। मतलब कभी कभी आरबीआई क्या करती है, समझाती है कमर्शियल बैंक्स को कि देखिए आप इस समय मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, है ना। यानी आरबीआई कुछ ऐसे गाइडलाइंस लेकर आएगी जिसको फॉलो करना होगा कमर्शियल बैंक्स को, जिससे मनी सप्लाई को थोड़ा कंट्रोल करने में आसानी होगी। वो डायरेक्ट सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेटिंग को टच नहीं करेगी, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करेगी, वो मोरली कुछ ऐसा समझाएगी जिससे कि आरबीआई क्या करे, कमर्शियल बैंक्स क्या करें, एक इस तरह से लोन का अपना नियम बनाए कि मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखा जाए, ठीक है, उसको मोरल सुएशन कहते हैं। एक और इसमें आता है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग, रैशनिंग का मतलब होता है एक तरह से डिवीजन कर देना। जैसे कई सेक्टर हैं इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, तो हो सकता है किसी एक सेक्टर में डिमांड बहुत ज्यादा चल रही हो, मनी सप्लाई ज्यादा हो, बाकी में नहीं हो, तो सीआरआर एसएलआर को नहीं टच करेगी, वो क्या करेगी, क्रेडिट की रैशनिंग कर देगी। उसमें कमर्शियल बैंक्स को ये बोलेगी कि देखिए आप इस सेक्टर को ज्यादा लोन दीजिए, इस सेक्टर को कम लोन दीजिए, इस सेक्टर को प्रायोरिटी पर लोन दीजिए, इनको पहले लोन दीजिए, तो डिवीजन कर देना, उसको रैशनिंग बोलते हैं। तो ये इसमें एक आता है, ठीक है, मोरल सुएशन, क्रेडिट रैशनिंग, ये दो तीन इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटेटिव टर्म्स है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो किसमें काम आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करने में काम आते हैं, ठीक है। इसमें कोई अगर कंफ्यूजन आपको होगी तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, आई विल टेक इन द कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये चीज होती है, हाँ ठीक है। एक और इसमें चीज आती है इंपॉर्टेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई सिक्योरिटी लेकर लो, ये मान लीजिए सिक्योरिटी या बॉन्ड है, इसकी वैल्यू है 100 रुपीज, ठीक है, और आप इसको लेके कहां गए, बैंक में गए, ठीक है, ये बैंक है, और आपने बोला कि मुझे लोन दे दीजिए, तो आप बोलेंगे कि ये सिक्योरिटी मैं 100 रुपीज की आपके पास रख रहा हूं, इसके बदले मुझे 100 रुपए का लोन दे दीजिए। लेकिन आरबीआई ऐसा अलाउ नहीं करती, आरबीआई एक मार्जिन रिक्वायरमेंट तय करती है, मान लीजिए 40% या 30%, तो जितना परसेंट वो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा, अगर 30% है तो इस 100 रुपए की वैल्यू में से 30 रुपया माइनस हो जाएगा, आपको केवल 70 रुपीज तक का लोन मिल सकता है, राइट। यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि आप जितना मार्जिन रिक्वायरमेंट आरबीआई ने डिसाइड किया होगा, आपके जो सिक्योरिटीज की फेस वैल्यू होगी उसमें से उतना माइनस करके ही आपको लोन मिलेगा। तो अगर आप 100 रुपए या 1000 रुपए का फेस वैल्यू का कोई सिक्योरिटी लेकर बैंक जाते हैं और उसके बदले में आप लोन मांगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आरबीआई आपको क्या करेगी, केवल उतना पैसा माइनस करके ही लोन देगी। आ रही बात समझ में। तो ये सारे क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन अगर हम करना चाहें तो वी कैन गो फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है, एक बाई मंथली यानी 2 महीने की पॉलिसी है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी या आरबीआई बनाती है मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल रखने के लिए। इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिकली वो 2 तरीके के होते हैं, एक ही होते हैं, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव एक है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखा जाए, बैलेंस में रखा जाए, ताकि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का एक्सट्रीम कंडीशन ना आए। इसके 2 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जो इंपॉर्टेंट टूल्स आते हैं वो लीगल रिजर्व रेशियो, जिसमें 2 हैं, सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फिर बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। कैश रिजर्व रेशियो यानी टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा जो बैंकों को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, वो सीआरआर है। तो अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल करना है, तो सीआरआर का रेट बढ़ा दिया जाएगा। मनी सप्लाई कम है तो सीआरआर का रेट घटा दिया जाएगा, ठीक करने के लिए। एसएलआर टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा जो बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, ये अंतर याद रखिएगा, वो एसएलआर है। यहां भी अगर हाई मनी सप्लाई है तो उसको ठीक करने के लिए एसएलआर को बढ़ाया जाएगा, लो मनी सप्लाई है तो उसको ठीक करने के लिए एसएलआर को घटाया जाएगा। फिर बैंक रेट और रेपो रेट होता है, ये दोनों ऐसे रेट हैं जिस रेट पे आरबीआई लोन देती है बैंकों को। लॉन्ग टर्म लोन्स बैंक रेट पे मिलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन रेपो रेट पे मिलते हैं। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो बैंक रेट और रेपो रेट दोनों के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, मनी सप्लाई कम है तो दोनों के रेट घटा दिए जाएंगे। रिवर्स रेपो रेट ऐसा रेट होता है जिस पर आरबीआई लोन लेती है कमर्शियल बैंक्स को, या कमर्शियल बैंक जब अपना पैसा रखते हैं आरबीआई के पास तो उसमें जो इंटरेस्ट वो देते हैं कमर्शियल बैंक्स को, उस इंटरेस्ट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा, मनी सप्लाई कम है तो घटाया जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई
बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को सेल परचेज करती है। तो हाई मनी सप्लाई के केस में क्या होगा, आरबीआई क्या करेगी, बॉन्ड्स को खरीदेगी ताकि पैसा लोग बॉन्ड्स को बेचेगी, बॉन्ड्स ले जाके मार्केट में बेचेगी, लोग उसको लेकर अपना पैसा दे देंगे। और अगर लो मनी सप्लाई है तो परचेस करेगी, जाके मार्केट में जो बॉन्ड्स अवेलेबल है उसको खरीदेगी, पैसा लोगों को वापस कर देगी। क्वालिटेटिव टूल्स में क्वांटिटी का कोई रोल नहीं होता, जैसे मोरल सुएशन, क्रेडिट रेशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव टूल्स है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसको बार बार रिवाइज करिए, अगर नहीं समझ में आए, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा इंप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, ना भी समझ में आए तो इसके पहले प्लेलिस्ट में भी मनी एंड बैंकिंग के पार्ट में मैंने मॉनेटरी पॉलिसी ठीक से कराया हुआ है, वहां भी आप देख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन होगी तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में करेंगे। नेक्स्ट रिवीजन क्लास में हम फिस्कल पॉलिसी को रिवाइज करेंगे, फिस्कल पॉलिसी क्या है, कौन बनाता है और कैसे उसको वो करते हैं, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके की हो सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी एक एक्सपेंशनरी, एक कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, एक्सपेंशनरी मतलब जब मनी सप्लाई को बढ़ाना है, जब आरबीआई ये सोचे कि मुझे मनी सप्लाई बढ़ाना है, मंदी है, तो सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, सारे रेट कम कर देगी ताकि लोगों के पास पैसा ज्यादा जाए। और कॉन्ट्रैक्शनरी जब मनी सप्लाई को कम कर रहा है, इसमें इंक्रीज मनी सप्लाई। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है, टू डिक्रीज मनी सप्लाई, इसमें सारे रेट को घटा देगी, बढ़ा देगी ताकि कम से कम पैसा लोगों के पास जाए। ये अंतर भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी को मुझे आपको बेसिकली रिवाइज कराना था, एक शॉर्ट क्विक रिवीजन आपको मिल गया। नेक्स्ट रिवीजन में आपको फिस्कल पॉलिसी का रिवीजन कराया जाएगा, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट क्लास। और आप बिल्कुल रिवाइज करते रहिए ऑन द रेगुलर बेसिस, सो दैट आपका रिवीजन वर्क चलता रहे, आपका इंपॉर्टेंट चीजें चलती रहे। ठीक है, तो अनअकैडमी ऐप जिसने भी अभी डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके और जो भी इंपॉर्टेंट क्विज है उसमें पार्टिसिपेट करिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। यूज द कोड 8001, जहां भी आपको क्विज जरूरत पड़े उसकी, आप क्विज को आप कोड को यूज करके क्विज को अनलॉक कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं, आगे शेड्यूल आपको पता होगा और बताया जाएगा। यू कैन ज्वाइन द स्पेशल क्लासेस आल्सो ऑन द ऐप। एजुकेटर प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे अनअकैडमी ऐप पर जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, सो डाउनलोड द ऐप, यूज द कोड 8001 एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन होगी आप मुझे जरूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे, एंड वी विल बी रिवाइजिंग द अनदर टॉपिक्स आल्सो। अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक चाहते हैं वो रिवाइज करा जाए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ओके क्लास, देन टेक केयर एंड वी विल बी देयर विद अनदर क्लास ऑन फिस्कल पॉलिसी। ओके, गुड बाय।